मुझे याद है वह सन्नाटा जो चारों तरफ इकट्ठी हो गई भीड़ के सामने पसर गया था। कोई एक शब्द नहीं बोल रहा था, पर सब आश्चर्य से मुझे देख रहे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मैं इलाहाबाद के मशहूर वकील मनोज मिश्रा के बंगले के भीतर थी। बंगला इतना बड़ा था कि उसमें ही जैसे एक शहर बसा हुआ था। मनोज मिश्रा के पुरखों का बनवाया हुआ था बंगला, जिसमें धोबी, नौकर चाकर, रसोइये, चपरासी, चौकीदार सभी के बसेरे थे और वे सभी इस बंगले के हिस्से थे। बंगला नहीं बल्कि वह तो एक किला जैसा था। मिश्रा परिवार पुश्तों से जुडिशरी से जुड़ा हुआ था। मैं यहाँ अपनी कंपनी के केस के सिलसिले में मनोज मिश्रा से मिलने आई थी। ठीक 9:30 बजे पहुँचने को कहा था मनोज मिश्रा ने। मैं अपना सारा केस मटेरियल लेकर पहुँच गई थी। गेट खोलकर दरबान ने स्वागत किया। आप स्टील अथॉरिटी से आए हैं? मेरे सिर हिलाते ही बोला, आप अंदर आइए, बैठिए। दरबान मुझे बिठाकर चला गया। बाहर बड़ा ही सुंदर उद्यान था जो अंदर से दिख रहा था। मैं अपना तामझाम वहीं रखकर निकल आई। उद्यान की ओर ले जाने वाले रास्ते पर एक गेट था। बस मैंने चुपचाप गेट खोला और भीतर हो ली। तभी पता नहीं कहाँ से एक झबरा कुत्ता भौंकता हुआ लपका मेरी ओर। उसकी लाल लाल आंखों से मेरा सामना हुआ। उसने अपने दोनों अगले पांव ऊपर उठा लिए थे, पर मेरी आंखों से सामना होते ही पता नहीं क्या हुआ, उसकी दहाड़ वहीं रुक गई और वह उल्टे पांव दौड़ा और फिर उद्यान में झाड़ियों में कहीं गुम हो गया। उसकी दहाड़ सुनते ही भीतर की सारी दुनिया बाहर इकट्ठी हो गई। दरबान, नौकर चाकर, धोबी, कई स्त्रियां जो काम पर लगी हुई थी, सब की सब दहशत में। दरबान ने हिम्मत करके मुझसे पूछा, आपने गेट क्यों खोला? बाहर तो लिखा है ना, कुत्ते से सावधान। मैंने धीरे से बोला, पर भाई कुत्ता ही तो है, क्या हो गया? कोई भीड़ में से बोला, 1 महीने पहले कानपुर के एक क्लाइंट को काट खाया था इस कुत्ते ने। वह 5 दिन में ही मर गया। यह कुत्ता तो किसी को छोड़ता नहीं। साहब की खास हिदायत थी किसी को इधर नहीं आने देना। आप कैसे इधर आ गई? गेट तो अंदर से बंद रहता है। पर गेट तो बाहर से बंद था, मैंने खोल दिया। मैंने फिर जवाब दिया। किसी ने शी की आवाज़ से उंगली होठ पर रखकर मना किया। कान पकड़कर खड़ा था वह व्यक्ति, जैसे माफ़ी मांग रहा हो। इससे ज़्यादा आश्चर्य की बात थी कुत्ते का अचानक गायब हो जाना और मुझे न काटना। बाद में जब कुत्ते को ढूंढा गया तो वह किसी झाड़ी में चुपचाप हांफता हुआ बैठा था, डरा हुआ, सहमा हुआ सा। इतने में उसी उद्यान में बने एक छोटे से मंदिर में से साधु निकलकर बाहर आए। भीड़ देखी और फिर खोजी निगाहों से मेरी तरफ देखा। साधु को देखकर भीड़ अपने आप ही तितर बितर होने लगी। कुछ लोग अभी भी असमंजस में खड़े थे। साधु ने इशारे से उनको जाने के लिए कहा तो सब अपनी अपनी राह हो लिए। साधु मेरे पास आए, अपना एक हाथ उठाया, मेरे माथे को छुआ, फिर धीरे से बोले, क्यों चिंतित हो? ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारा फैसला कभी गलत नहीं होगा। मैं अवाक, किस बात के बारे में कह रहे हैं बाबा? 1 मिनट के लिए मैंने अपने मन को टोहा, क्या चिंता कर रही थी मैं? फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, बाबा कैसा फैसला? कंपनी छोड़ना चाहती हो ना? छोड़ दो, तुम्हारे पीछे शिव का साया है, जो करोगी सही होगा, ईश्वर की यही इच्छा होगी। और बाबा ने हाथ ऊपर उठाया, मुझे आशीर्वाद दिया और फिर चुपचाप कुटिया के भीतर चले गए। मैं काफ़ी देर तक असमंजस में खड़ी रही, फिर धीरे धीरे मनोज मिश्रा के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। मैं काफ़ी दिनों से असमंजस में थी। मेरे सामने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का विकल्प था और मैं ऊहा पोह में थी कि
इस विकल्प के बारे में सोचूं या नहीं। बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही थी और बहुत सारी इच्छा मन में दबी हुई थी। चाहती थी मैं इस रोज़ रोज़ की रेगुलर नौकरी से मुक्ति पाऊं और कुछ और करूं। फैसला बहुत कठिन था, इसलिए मन दुविधा में था, किंतु बाबा की इस बात ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मनोज मिश्रा से मुलाकात के बाद मुझे दूसरे दिन फिर आना था और मन ही मन मैंने फैसला किया कि अगले दिन मैं साधु बाबा से मिलकर जाऊंगी और थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करूंगी। अगले दिन मनोज मिश्रा से मुलाकात के बाद मैंने उनसे उन साधु बाबा से मिलने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने बताया कि वह रात को ही बनारस चले गए। मेरा मन बैठ गया। उन्होंने उत्सुकता से मेरे मिलने की इच्छा का कारण पूछा तो मैंने उनके कहे शब्द बता दिए। अब बारी मनोज मिश्रा के चकित होने की थी। वह बड़े हैरान थे कि साधु बाबा ऐसा कुछ बोल गए। वो तो अधिकतर मौन रहते हैं, बहुत कम बात करते हैं, मिलना तो दूर वो किसी को अपॉइंटमेंट तक नहीं देते। फिर भी अब उनसे मिलना तो आपका असंभव होगा। पर एक बात है मैडम, उनके कथन को ब्रह्म वाक्य समझ लो, मनोज मिश्रा ने बड़े ही सधे शब्दों में कहा। मैंने इलाहाबाद से लौटकर आते ही स्टील अथॉरिटी से त्यागपत्र दे दिया और 30 सितंबर 2001 को मैं कार्यमुक्त कर दी गई। 19 अक्टूबर को मैं उपभोक्ता अदालत में